हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल नर्सिंग ऑफिसर एग्ज़ाम प्रिपरेशन में। मैं अब्दुल हुसैन एक बार फिर आपके लिए इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ का सेशन लेकर आया हूं, जो कि आने वाले अपकमिंग सभी नर्सिंग के एग्ज़ाम, चाहे वो एसजीपीजीआई हो जो कि 22 मार्च को होने वाला है, और एमपीपीवी एग्ज़ाम जून में आने वाला है, या इसके अलावा जितने भी नर्सिंग के एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए ये एमसीक्यूज़ आपके लिए यूज़फुल रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन, जो कि है फॉर विच क्लाइंट रिस्पॉन्स शुड द नर्स मॉनिटर व्हेन असेसिंग फॉर कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। देखिए, इसमें हाइपर पैराथायरॉयडिज्म का कॉम्प्लिकेशन पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि इनमें से ऑप्शंस में से क्या होगा। तो देखिए, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म के अंदर हमें देखने मिलेगा कि जब पैराथायरॉयड जो हार्मोन है ब्लड के अंदर उसका लेवल इंक्रीज हो जाएगा, तब जो ब्लड है उसमें कैल्शियम का लेवल हमें इंक्रीज़ देखने को मिलेगा, क्योंकि ये कैल्सीटोनिन के अपोज में वर्क करता है। कैल्सीटोनिन जो हार्मोन है दैट इज़ कैल्शियम लोअरिंग हार्मोन होता है, और पैराथायरॉयड जो हार्मोन है वो कैल्शियम इंक्रीज़ करने वाला हार्मोन होता है। तो ब्लड में कैल्शियम का लेवल इंक्रीज होगा। तो ऑप्शन में पहले देख लेते हैं क्या क्या दिया है। टिटनी, नेक्स्ट सीजर, बोन पेन एंड ग्रेव्स डिजीज़। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखें तो टिटनी जो है, टिटनी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कैल्शियम का लेवल लो हो जाएगा, जिसकी वजह से टिटनिक स्पाज्म आएंगे। तो ये ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। अगला जो ऑप्शन है सीजर, सीजर ब्रेन की एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ में हमें देखने मिलेंगे, तो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। अगला हम जब देखते हैं दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, बोन पेन। देखिए, बोन पेन का मतलब यहाँ पर ये कॉम्प्लिकेशन यहाँ पर इसका रहेगा, क्योंकि जब ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ेगा तो कैल्शियम आएगा कहाँ से? कैल्शियम तो बोन से ही आएगा, क्योंकि पैराथायरॉयड जो हार्मोन है वो बोन से जो कैल्शियम है उसको रिस्टोर करके ब्लड की ओर मूव कराता है, जिसकी वजह से बोन है थोड़ी सी वीक हो जाएंगी और बोन में पेन हो सकता है। तो बोन पेन यहाँ पर राइट आंसर होगा, दैट इज़ दी ऑप्शन नंबर सी। लास्ट ग्रेव्स डिजीज़ है। ग्रेव्स डिजीज़ का मतलब होता है कि ये एक इम्यून सिस्टम का डिसऑर्डर है, इसमें थायराइड हार्मोन का ओवर प्रोडक्शन होता है। तो इस सिचुएशन से यहाँ पर कोई रिलेशन नहीं रहेगा। तो ये दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। तो ऑप्शन नंबर सी, बोन पेन इज़ द कॉम्प्लिकेशन फॉर द हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर है, दैट इज़ अ नर्स इज कम्युनिकेटिंग विद अ न्यूली एडमिटेड पेशेंट, विच कम्युनिकेशन टेक्निक्स कैन इंटरफेयर विद द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ थेरेपेटिक रिलेशनशिप। नर्स एक पेशेंट से, एडमिटेड पेशेंट से कम्युनिकेट कर रही है, इनमें से कौन से तरह का कम्युनिकेशन इंटरफेयर करेगा एक थेरेपेटिक रिलेशनशिप बनाने के लिए? तो ऑप्शन में है क्लैरिफाइंग, फोकसिंग, गिविंग नर्सेज ऑन ओपिनियन, प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन। तो देखिए, क्लैरिफाइंग बिल्कुल ज़रूरी है, होना चाहिए, पेशेंट को क्लैरिफाई करना चाहिए, कोई भी सिचुएशन है, प्रोसीजर है उसको। अगला है फोकसिंग, फोकस भी करना चाहिए। गिविंग नर्सेस ओन ओपिनियन, नर्स को कभी भी अपना खुद का ओपिनियन नहीं देना चाहिए। तो ये ऑप्शन यहाँ पर मीन्स राइट होगा, मीन्स ये ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएंगे। और प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करानी चाहिए पेशेंट को, तो ये ऑप्शन भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। गिविंग नर्सेस ओन ओपिनियन, ये कभी नहीं देना चाहिए नर्सेस को टू द पेशेंट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, a client with a chest injury has suffered flail chest. The nurse assesses the client for which most distinctive sign of flail chest. देखिए, एक पेशेंट है जो कि सफ़र कर रहा है फ्लाइल चेस्ट से, नर्स उसमें क्या असेस करेगी, क्या साइन उसमें नर्स को देखने मिलेंगे पेशेंट के अंदर? तो ऑप्शन में है फर्स्ट ऑफ ऑल साइनोसिस, हाइपोटेंशन, पैराडॉक्सिकल चेस्ट मूवमेंट एंड डिस्निया स्पेशली ऑन एक्सहेलेशन। देखिए, तो इसमें सबसे पहले हमें फ्लाइल चेस्ट को समझना होगा कि फ्लाइल चेस्ट क्या क्या है। फ्लाइल चेस्ट का मतलब होता है कि ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर है एक, जिसमें कि 2 और मोर रिब्स में फ्रैक्चर हो जाएगा, ऐसी कंडीशन को हम फ्लाइल चेस्ट कंसीडर करेंगे। और अब फ्लाइल चेस्ट की वजह से क्या साइन हमें पेशेंट में देखने मिलेंगे, वो हमें इनमें से देखना है। सबसे पहले साइनोसिस, तो साइनोसिस हमें देखने नहीं मिलेगा, ये गलत ऑप्शन है। हाइपोटेंशन भी देखने नहीं मिलेगा, क्योंकि ब्लड के वॉल्यूम में या हार्ट में कोई चेंजेस नहीं आएगा। नेक्स्ट है पैराडॉक्सिकल चेस्ट मूवमेंट। देखिए, ये ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा, दैट इज़ दी पैराडॉक्सिकल चेस्ट मूवमेंट। पैराडॉक्सिकल चेस्ट मूवमेंट का मतलब यहाँ पर होता है
कि जो चेस्ट है उसका मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होना। जैसे कि हम इनहेलेशन जब करते हैं तो हमारा चेस्ट और एब्डोमेन बाहर की ओर आता है और एक्सहेलेशन के टाइम चेस्ट अंदर जाता है। ये जनरल नॉर्मली प्रोसेसिंग में होता है जब हम रेस्पिरेशन की प्रोसेस करते हैं तब। बट फ्लाइल चेस्ट की सिचुएशन में ड्यू टू रिब फ्रैक्चर ये जो मूवमेंट है वो अपोजिट हो जाएगा, और जब हम इनहेलेशन करेंगे तब जो चेस्ट है हमारा वो अंदर की ओर होगा, और जब एक्सहेल करेंगे तब जो चेस्ट है वो बाहर की ओर आएगा। तो ये सिचुएशन जो है वो पैराडॉक्सिकल चेस्ट मूवमेंट कहलाती है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नंबर सी, पैराडॉक्सिकल चेस्ट मूवमेंट इज़ द राइट आंसर। डिस्निया, ऑप्शन नंबर डी, डिस्निया स्पेशली ऑन एक्सहेलेशन, डिस्निया नहीं होगा क्योंकि कोई इंटरफेरेंस है नहीं उस चीज़ में। तो ये ऑप्शन यहाँ पर गलत होगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अ पेशेंट विच ल्यूकेमिया कंप्लेंट्स ऑफ मलेज एंड फटीग, ब्लड टेस्ट रिवील्स पोटेशियम 6.9, phosphate 12 and elevated dehydrogenase. What may be the most common cause for this electrolyte disturbance? देखिए, एक पेशेंट है जो ल्यूकेमिया का पेशेंट है, मीन्स ब्लड कैंसर का एक पेशेंट है, और वो कंप्लेंट कर रहा है कि उसको मलेज और फटीग है। तो उसकी जब ब्लड इन्वेस्टिगेशन किया गया तो उसमें हमने देखा कि पोटेशियम 6.9 है। दैट मीन्स कि पोटेशियम बढ़ा हुआ है, पोटेशियम यहाँ पर इंक्रीज है। नॉर्मल पोटेशियम लेवल मैं आपको बता दूँ 3.5 टू 5.2 मिली ऑस्मोल पर लीटर यहाँ पर होता है पोटेशियम नॉर्मल लेवल। मीन्स पोटेशियम बढ़ा हुआ है, हाइपर लेवल है पोटेशियम का ब्लड में। एक सिचुएशन ये हो गई। अगला है फॉस्फेट। देखिए, फॉस्फेट का जो नॉर्मल लेवल है दैट इज़ 2.8 टू 4.5 ग्राम 5 mg सॉरी मिलीग्राम पर DL, mg पर DL, ये यहाँ पर इसका नॉर्मल फॉस्फेट का लेवल होगा। तो ये दोनों ही चीज़ें बढ़ी हुई हैं, ये दोनों बढ़ी हुई चीज़ें एलिवेट इंडिकेट कर रही हैं कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, डिस्टर्बेंस है। तो इनमें से किस कंडीशन के थ्रू ये इम्बैलेंस हो सकता है? तो देखिए ऑप्शन में है रीनल फेलियर, सेकंड है ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम, कार्डियक टेम्पोनेट एंड हेपेटाइटिस। देखिए, रीनल फेलियर यहाँ पर है नहीं क्योंकि ल्यूकीमिया है पेशेंट को, तो रीनल फेलियर का कोई मतलब नहीं है। कार्डियक टेम्पोनेट एक कार्डियक की कंडीशन है, इसमें कि प्लूरल जो कार्डियक जो फ्लूइड होता है वो इसमें बढ़ जाएगा। और नेक्स्ट हेपेटाइटिस जो है, हेपेटाइटिस एक लिवर की कंडीशन है, इन्फ्लामेशन है लिवर में। तो ये तीनों ऑप्शन ही गलत होंगे। दैट यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम। देखिए, ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, हम ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम को जब स्टडी करेंगे तो हमें देखने मिलेगा कि ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। इसमें जो कैंसर सेल हैं वो बड़ी संख्या में और बहुत कम समय में मीन्स मरने लगती हैं, जिसकी वजह से उनका जो सेल्यूलर कंटेंट है वो ब्लड में आके मिलने लगता है। और जब सेल्यूलर कंटेंट ब्लड में आके मिलेगा तो ब्लड में जो इलेक्ट्रोलाइट है वो डिस्टर्बेंस या इम्बैलेंस होगा, जिसकी वजह से हमें ये सारी कंडीशंस देखने मिलेंगी, जिसमें स्पेशली हमें पोटेशियम का लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा, फॉस्फेट का लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा, एंड अदर इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो इम्बैलेंस्ड मिलेंगे। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर 2, दैट इज ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग एब्रीविएशन इज यूज्ड फॉर द स्टेप्स ऑफ न्यूनेटल रिससिटेशन? देखिए, न्यूनेटल रिससिटेशन का पीडिया का क्वेश्चन है ये। तो इसमें कौन सा सीक्वेंस यहाँ पर राइट होगा? फर्स्ट है टेम्परेचर, एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। नेक्स्ट है CABT, सर्कुलेशन, एयरवे, ब्रीदिंग, टेम्परेचर। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर सी, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन एंड टेम्परेचर। ऑप्शन नंबर डी है एयरवे, टेम्परेचर, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि ये न्यूनेटल का पूछा गया क्वेश्चन में। तो न्यूनेट जो है, न्यूनेट के अंदर हमें सबसे पहले टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर को मेंटेन करना सबसे पहले प्रायोरिटी होती है, नहीं तो जो बेबी है उसको हाइपोथर्मिया हो जाएगा और बच्चे की डेथ भी हो सकती है। इसलिए टेम्परेचर को हमें मेंटेन करते हुए रिससिटेट न्यूनेट को करना है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, बी, सी एंड डी इज़ रॉन्ग। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट छठवें क्वेश्चन की ओर। द नर्स इज केयरिंग फॉर क्लाइंट आफ्टर ब्रोंकोस्कोपी और बायोप्सी, which finding if noted in the client should be reported immediately to the health care provider? देखिए, एक नर्स है,
एक पेशेंट की केयर कर रही है जिसकी कि ब्रोंकोस्कोपी की जानी है, इनमें से कौन सी फाइंडिंग है जो कि इमीडिएट ब्रोंकोस्कोपी के बाद नर्स फाइंड करेगी? तो इसमें ऑप्शन में देख लेते हैं, ड्राई कफ, हेमेचूरिया, ब्रोंकोस्पाज्म एंड ब्लड स्ट्रीक्ड स्पुटम। तो देखिए, ब्रोंकोस्कोपी पेशेंट की गई है, मींस एक डिवाइस इंसर्ट की गई है ब्रोंकस तक, तो ड्राई कफ हो सकता है, दैट इज़ नॉर्मल कंडीशन। तो ये ऑप्शन यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग गलत होगा, ये फाइंडिंग नॉर्मल है। अगला है हेमेचूरिया। हेमेचूरिया का मतलब है ब्लड इन द यूरिया। तो ब्लड इन द यूरिन में ब्लड आएगा, तो ये एक इससे कोरिलेट ही नहीं कर रही है, क्योंकि हेमेचूरिया एक अलग कंडीशन हो गई है। अगला है ब्रोंकोस्पाज्म। तो देखिए, ब्रोंकोस्पाज्म देखने मिल सकते हैं, क्योंकि ब्रोंकोस्पाज्म एक ऐसी सिचुएशन है जो कि थोड़ी हार्मफुल है और पेशेंट को मींस स्ट्रेस्ड कर सकती है। तो ब्रोंकोस्पाज्म अगर पेशेंट को आ रहे हैं तो नर्स को नोट करना है इस चीज़ को नोट डाउन करके फर्दर जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, डॉक्टर है, उसको रिपोर्ट करना है। तो ये जो ऑप्शन नंबर सी ब्रोंकोस्पाज्म है, ये कंडीशन एक नोटिसेबल कंडीशन है। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर डी, ब्लड स्ट्रीक्ड स्पुटम। तो ब्लड भी स्पुटम में आ सकता है, ये भी नॉर्मल फाइंडिंग है, इसको नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। तो ऑप्शन नंबर सी ब्रोंकोस्पाज्म इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन फॉर अ पेशेंट हु हैज जस्ट अवेक्ट आफ्टर ECT, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी? देखिए, एक पेशेंट उसकी ECT की गई है और ECT के जस्ट बाद में कौन सी जो इनमें से ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से कौन सी जो नर्सिंग केयर है वो नर्स को प्रोवाइड करानी है? तो ऑप्शन में देख लीजिए। ऑप्शन नंबर 1, अरेंजिंग फॉर द पेशेंट्स फूड। नेक्स्ट है ओरिएंटिंग द पेशेंट। नेक्स्ट है ऑब्जर्विंग द पेशेंट फॉर साइन फॉर सुसाइडल बिहेवियर। नेक्स्ट है ऑब्जर्विंग द पेशेंट फॉर हेलुजिनेटरी बिहेवियर। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो ECT है एक थेरेपी है जो कि एक जनरल एनेस्थीसिया के अंडर में इसको दिया जाता है, और इसका जो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है ECT का वो एमनेसिया ही होता है, कि मेमोरी लॉस इसमें हो जाती है। और ECT के अंदर लगभग 70 to 120 वोल्ट का करंट इसमें पास कराया जाता है फॉर द 2 to 6 सेकेंड। 2 से 6 सेकेंड के लिए 70 से 120 वोल्ट का करंट इसमें पास कराया जाएगा पेशेंट के लिए। और इसका जो मेन इंडिकेशन होगा, जो ECT दी जाती है, तो सबसे ज़्यादा जो इसका इंडिकेशन हम देखेंगे तो जो सुसाइडल टेंडेंसी वाले या फिर सीवियर डिप्रेशन वाले जो पेशेंट हैं, या फिर जो मैनिया के पेशेंट हैं, इनमें सबसे ज़्यादा हम ECT का यूज करते हैं। और ECT के बाद जो जनरली पेशेंट में देखने मिलता है हमें, दैट इज़ डिसओरिएंटेशन की कंडीशन देखने मिलती है, क्योंकि एक्यूट या फिर शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होने के चांसेस रहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर, दैट इज़ ओरिएंटिंग द पेशेंट को ओरिएंट करना है, क्योंकि पेशेंट एकदम से जब अवेक होता है आफ्टर ECT तो वो डिसओरिएंटेड हो जाता है। तो ये ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। द नर्स हैज़ अ प्रिस्क्रिप्शन टू गिव अ क्लाइंट साल्मेट्रॉल एंड बैक्लोमिथासोन फॉर अ प्रोसीजर ब्रोंकोस्कोपी टू अ पेशेंट, विच मेडिसिन नर्स विल एडमिनिस्टर फर्स्ट? देखिए, एक नर्स के पास एक प्रिस्क्रिप्शन है किसी क्लाइंट का जिसकी ब्रोंकोस्कोपी की जानी है, और डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है कि उसको साल्मेट्रॉल एंड बैक्लोमिथासोन एडमिनिस्टर करना है। तो नर्स इन दोनों में से कौन सी मेडिकेशन सबसे पहले एडमिनिस्टर करेगी? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ऑप्शन देख लीजिए। फर्स्ट, क्या नर्स बैक्लोमिथासोन को पहले देगी, उसके बाद साल्मेट्रॉल देगी? नेक्स्ट, साल्मेट्रॉल पहले देगी एंड बैक्लोमिथासोन बाद में देगी? नेक्स्ट, एनी मेडिकेशन विल एडमिनिस्टर फर्स्ट, डजेंट मैटर, कोई भी मेडिकेशन पहले दे सकती है, नो प्रॉब्लम, कोई मैटर नहीं करेगा। अगला लास्ट ऑप्शन है, अल्टरनेटिंग अ साइन पफ ऑफ ईच बिगिनिंग विद बैक्लोमिथासोन। तो देखते हैं, देखिए, बैक्लोमिथासोन फर्स्ट ऑफ ऑल देख लीजिए, बैक्लोमिथासोन एक स्टीरॉयड ड्रग हो गई, जैसा कि आप लोग जानते हैं। और नेक्स्ट, साल्मेट्रॉल जो है एक ब्रोंकोडायलेटर होता है।
तो देखिए ब्रोंकोस्कोपी करनी है तो सबसे पहले जिस तरह से डॉक्टर आई ड्रॉप डालता है आई के पीपल को डायलॉट करने के लिए पहले, उसके बाद अदर इन्वेस्टिगेशन करता है, अदर मेडिकेशन देता है, ठीक इसी तरह से ब्रोंकोस्कोपी करने के लिए सबसे पहले ब्रोंको डायलेटर दिया जाएगा, दैट इज साल्मेट्रोल। तो यहाँ पर जो साल्मेट्रोल पहले यहाँ पर इस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए राइट आंसर होगा। तो सबसे पहले साल्मेट्रोल देंगे, उसके बाद स्टेरॉयड देंगे, स्टेरॉयड को कभी पहले नहीं देना है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ दी राइट आंसर, दैट इज साल्मेट्रोल फर्स्ट देन बैक्लोमिथासोन। ये बकाया सारे ऑप्शन यहाँ पर गलत होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सनडाउन सिंड्रोम इन्वॉल्व्स ऑप्शंस। सनडाउन सिंड्रोम के क्या फीचर्स होंगे इनमें से, दैट इज ऑप्शन नंबर ए है इसमें, रेस्टलेसनेस एंड कन्फ्यूजन, वर्जनिंग इन द इवनिंग। जो रेस्टलेसनेस और कन्फ्यूजन है शाम के समय बहुत ज़्यादा होने लगेगा पेशेंट में। अगला है अनकॉन्शियस फीलिंग ऑफ मेमोरी गैप्स, अनकॉन्शियस मीन्स वो अनकॉन्शियसली अपनी मेमोरी गैप को फिल करेगा। अगला है अटेम्प्ट्स टू कंपनसेट फॉर डिफेक्ट, कंपनसेट करेगा डिफेक्ट को। नेक्स्ट है स्टीरियोटाइप्ड बिहेवियर एंड एक्टिविटीज़। देखिए ये अकॉर्डिंग टू ये चार जो ऑप्शन दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग देखा जाए तो सनडाउन सिंड्रोम जो है, तो सनडाउन सिंड्रोम हमें अल्जाइमर्स के जो पेशेंट हैं, एडवांस एज के जो पेशेंट हैं उनमें हमें देखने मिलता है। और इस सिंड्रोम के अकॉर्डिंग जो पेशेंट हैं इवनिंग के टाइम पे जैसे ही लाइट थोड़ी कम होती है, डिम लाइट होने लगती है, वो वरीड होने लगते हैं, रेस्टलेस होने लगते हैं, और इस कंडीशन को सनडाउन सिंड्रोम बोला जाता है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ये यहाँ पर राइट आंसर होगा, रेस्टलेस एंड कन्फ्यूजन वर्जनिंग इन दी इवनिंग। ओके, सनडाउन का मतलब इवनिंग होता है, तो ये ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो दिस इज द राइट आंसर। अगला ऑप्शन देख लेते हैं, अनकॉन्शियस फीलिंग ऑफ मेमोरी गैप। जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लासेस में शायद बताया होगा कि मेमोरी गैप को फिल करने की प्रोसेस को हम कन्फाबुलेशन कहते हैं, या फिर न्यू आइडियाज़ न्यू मेमोरीज अपने माइंड में बना लेना किसी गैप को फिल करने के लिए, दैट इज़ कन्फाबुलेशन होगा। नेक्स्ट है अटेम्प्ट टू कंपनसेट, किसी भी डिफेक्ट को कंपनसेट करना, ये एक नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है, तो ये यहाँ पर इसको इंडिकेट नहीं करता है। नेक्स्ट है स्टीरियोटाइप्ड बिहेवियर। देखिए स्टीरियोटाइप्ड बिहेवियर का मतलब होता है कि किसी भी एक्टिविटी को बार बार और एक्सेसिव करना, दैट इज स्टीरियोटाइप। तो ये भी यहाँ पर रॉन्ग आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की चलते हैं। 1 गैलन इक्वल टू, 1 गैलन कितने के इक्वल, कितने ml के इक्वल होता है। ऑप्शन में है 2000 ml, 3000 ml, 4000 ml, 5000 ml। तो 2000 ml गलत आंसर है, 3000 ml गलत आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 1 गैलन 4000 ml या फिर 4 लीटर के बराबर होता है, ये भी रॉन्ग आंसर यहाँ पर होगा। तो 1 गैलन इक्वल टू 4000 ml, और 1 गैलन में लगभग 8 पॉइंट होते हैं, जो कि 1 पॉइंट आपने सुना होगा। 1 पॉइंट में 1 पॉइंट इज इक्वल टू 500 ml। जो RLNS जो ड्रिप्स आती हैं वो 1 पॉइंट की होती हैं, 500 ml की होती हैं, तो 1 पॉइंट में 500 ml होता है, और 1 गैलन में 8 पाउंड होते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन किसी भी तरह से बन सकते हैं इसमें से। और नेक्स्ट मैं आपको बता दूं 1 आउंस जो होता है उसमें 30 ग्राम होते हैं, 1 टेबल स्पून में 15 ml होता है, एंड 1 टी स्पून में 5 ml होता है। तो क्वेश्चन कहीं से भी कैसे भी बन सकता है, तो इन सारी चीज़ों को आप देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, थायमेक्टोमी इज इंडिकेटेड। थायमेक्टोमी इनमें से किस कंडीशन में की जाएगी, दैट इज माइस्थेनिया ग्रेविस, गुलेनबारी सिंड्रोम, पार्किंसनिज्म या पार्किंसन डिजीज़, या फिर स्ट्रोक। देखिए ABC ये 3 ऑप्शन हैं, ये तीनों ही ऑटो इम्यून डिजीज़ होती हैं। माइस्थेनिया ग्रेविस भी ऑटो इम्यून डिजीज़ है, इसमें जो एसिटाइल कोलिन के जो रिसेप्टर्स हैं उनकी ऑटो इम्यूनिटी हो जाती है, तो रिसेप्टर्स जो मैसेज है उसको कन्वे नहीं कर पाते आगे, तो मसल ड्रॉप जिसमें हमें देखने मिलता है, दैट इज़ माइस्थेनिया ग्रेविस। गुलेनबारी सिंड्रोम में पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाती है, जो कि जो नर्व्स होती हैं, जो नर्व्स की सपोर्टिव स्ट्रक्चर होते हैं उनमें डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, जिसकी वजह से गुलेनबारी सिंड्रोम होता है, और न्यूरोपैथी होगी, नर्व डैमेज होने लगेंगी पेरीफेरी की। नेक्स्ट पार्किंसंस डिजीज़ जो है ये थोड़ा सा ओल्ड एज में होने वाली डिजीज़ है, इसमें डोपामाइन का लेवल डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से हैंड ट्रमर्स वगैरह हमें देखने मिलेंगे। तो ये तीनों ऑटोइम्यून डिजीज हैं। लास्ट स्ट्रोक जो है, स्ट्रोक का मतलब होता है
या हाइपो परफ्यूजन टू द पर्टिकुलर ऑर्गन इन द बॉडी, कि कहीं किसी भी, जैसे कि हार्ट में हो सकता है, हार्ट की वजह से हो सकता है, या फिर ब्रेन में भी हो सकता है, तो जिसको सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट भी बोलते हैं। जब भी जो वेसल्स हैं उनमें अगर किसी भी वजह से रप्चरिंग हो जाएगी या फिर उनमें ब्लॉकेज आ जाएगा, तो इस कंडीशन की वजह से जो परफ्यूजन है आगे की ओर नहीं हो पाएगा और ब्रेन में हमें स्ट्रोक की कंडीशन हमें देखने मिलती है जनरली। तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो थायमेक्टोमी मास्थेनिया ग्रेविस के अंदर हम करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। मास्थेनिया ग्रेविस में क्या करेंगे कि जो थाइमस ग्लैंड होती है जो कि थोरेसिक में होती है, उसको रिमूव कर दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो इम्यूनिटी है, जो ऑटो इम्यूनिटी हो रही है, उसमें रिलीफ मिल जाता है। तो जनरली मास्थेनिया ग्रेविस के अंदर थाइमेक्टोमी की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ दी करेक्ट आंसर, दैट इज़ दी मास्थेनिया ग्रेविस। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ह्यूमन मिल्क इज रिच इन ऑल एक्सेप्ट। ह्यूमन मिल्क में ये सारी चीज़ें होती हैं किसी एक को छोड़कर, एक्सेप्ट का जरूर ध्यान रखिए आप लोग। कौन सी चीज़ ह्यूमन मिल्क में नहीं होती है या फिर बहुत कम होती है? तो विटामिन ए ह्यूमन मिल्क में होता है, विटामिन सी होता है, विटामिन ई भी होता है। ओके, तो आयरन जो है वो ह्यूमन मिल्क में नहीं होता है या ना के बराबर होता है, बहुत कम होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। इसलिए आपने कई बार क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है कि अगर जो बच्चे मोस्टली मिल्क पर डिपेंडेंट रहते हैं, सिर्फ मिल्क ही पीते हैं, उनको कौन से फूड, कौन से मीन्स एलिमेंट की कमी उनकी बॉडी में हो जाती है, तो आयरन की कमी उनके बॉडी में होती है, क्योंकि आयरन मिल्क में नहीं पाया जाता है। दैट इज़ द ऑप्शन नंबर सी, आयरन इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अकॉर्डिंग टू सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन गाइडलाइंस टू प्रिवेंट सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, एंटी माइक्रोबियल प्रोफाइलैक्सिस शुड बी एडमिनिस्टर्ड इन सीजेरियन सेक्शन प्रोसीजर्स। देखिए, एंटी माइक्रोबियल प्रोफाइलैक्सिस किसी भी फीमेल में सीजेरियन सेक्शन होने वाला है, और उस सीजेरियन सेक्शन से पहले या फिर ड्यूरिंग या फिर बाद में हम कब प्रोफाइलैक्सिस, एंटी माइक्रोबियल प्रोफाइलैक्सिस देंगे? प्रोफाइलैक्सिस का मतलब होता है कि प्रॉब्लम होने से पहले ही उसके बचाव के लिए मेडिसिन या फिर स्पेसिफिक प्रोटेक्शन दे देना, दैट इज़ कॉल्ड प्रोफाइलैक्सिस। तो कब हम प्रोफाइलैक्सिस देंगे? ऑप्शन में है 6 आवर प्रायर टू सर्जरी, सर्जरी से 6 घंटे पहले, बिफोर स्किन सीजन, स्किन में इंसीजन लगाने से पहले। अगला है आफ्टर द कॉर्ड इज क्लैम्प्ड, कॉर्ड को क्लैम्प करने के बाद। अगला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, इमीडिएटली आफ्टर रिमूवल ऑफ द प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के रिमूवल, दैट मीन्स थर्ड स्टेज के जस्ट बाद। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पर जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, बिफोर द स्किन इंसीजन। जैसे ही फीमेल को, महिला को या जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको ओटी में ले गए, सर्जरी रूम में ले गए, और वहाँ पर जब इंसीजन लगाया जाएगा, उस इंसीजन से लगाने से जस्ट पहले, बिफोर स्किन इंसीजन, जो एंटी माइक्रोबियल प्रोफाइलैक्सिस है वो एडमिनिस्टर किया जाएगा, जिससे कि क्या है कि जो सर्जिकल साइट है वहाँ पर इन्फेक्शंस ना हो। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, दैट इज़ बिफोर स्किन इंसीजन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, द नर्स इज प्रोवाइडिंग डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शन टू अ क्लाइंट फॉलोइंग गैस्ट्रेक्टोमी एंड शुड इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू टेक विच मेजर्स टू असिस्ट इन प्रिवेंटिंग डंपिंग सिंड्रोम। देखिए, डंपिंग सिंड्रोम पूछा गया है, तो मैं आपको बता दूं, ऑप्शन देख लीजिए पहले। एम्बुलेट फॉलोइंग अ मील, ईट हाई कार्बोहाइड्रेट फूड, लिमिट द फ्लूइड टेकन विद मील, सिट इन अ हाई फॉलोअर्स पोजीशन ड्यूरिंग अ मील्स। आप अपना क्वेश्चन का आंसर पुट कर सकते हैं पॉज करके, मैं इसका डिस्क्रिप्शन आपको देता हूँ। देखिए, कोई भी गैस्ट्रेक्टोमी जो है, गैस्ट्रिक रिलेटेड कोई भी सर्जरी की जाती है, उस सर्जरी के बाद में जो पोस्ट सर्जिकल हमें कॉम्प्लिकेशंस देखने मिलते हैं, वो 2 कॉम्प्लिकेशन देखने मिलते हैं। सबसे पहला हमें देखने मिलेगा परनीसियस एनीमा, और दूसरा हमें देखने मिलेगा कि डंपिंग सिंड्रोम। इसमें डंपिंग सिंड्रोम हमें देखने मिलेगा, तो देख लेते हैं। परनीसियस एनीमा क्यों होता है? क्योंकि गैस्ट्रिक जो रीजन है उसमें फंडस, और बॉडी जो रीजन है उसमें ऑक्जेंटिक या फिर पैराइटल सेल्स पाई जाती हैं, जो कि इंट्रिंसिक फैक्टर को रिलीज करती हैं, और इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। तो इसलिए परनीसियस एनीमिया जो है पेशेंट को हो जाता है।
अगला जो सेकंड कॉम्प्लिकेशन देखने मिलेगा दैट इज़ डंपिंग सिंड्रोम। चाहे वो कोई सी भी सर्जरी हो, पेप्टिक ड्यूडेनल रीजन की हो, गैस्ट्रिक रीजन की हो, या फिर कहीं भी रीजन की हो, तो डंपिंग सिंड्रोम हमें उसमें देखने मिलेगा। डंपिंग सिंड्रोम का मतलब होता है कि रैपिड पासिंग ऑफ अ गैस्ट्रिक कंटेंट टुवर्ड्स द इंटेस्टाइन। जो गैस्ट्रिक कंटेंट है उसका फास्ट पासिंग या मूवमेंट हो जाएगा इंटेस्टाइन की ओर। जब फास्ट मूवमेंट होगा तो उसमें एब्जॉर्प्शन प्रॉपर या फिर उसका डाइजेशन नहीं हो पाएगा, तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड डंपिंग सिंड्रोम। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर किसी पेशेंट को डंपिंग गैस्ट्रोक्टोमी हुई है और उसको डंपिंग सिंड्रोम डंपिंग सिंड्रोम से प्रिवेंट करना है, तो इनमें से हम क्या करेंगे। तो देखिए, एम्बुलेंट फॉलोइंग अ मील, मील के बाद एम्बुलेट कराएंगे पेशेंट को, तो एम्बुलेंट नहीं कराएंगे क्योंकि एम्बुलेट कराने से गैस्ट्रिक कंटेंट रैपिडली या जल्दी पास होगा। नेक्स्ट, ईट हाई कार्बोहाइड्रेट फूड, हाई कार्बोहाइड्रेट फूड भी नहीं देंगे क्योंकि ये भी जल्दी पास होता है। नेक्स्ट, लिमिट द फ्लूइड टेकन विद द मील, लिमिट द फ्लूइड टेकन विद द मील, ये यहाँ पर राइट आंसर होगा, क्योंकि जो फ्लूइड है, जो फूड है, जो मील है, उसके साथ फ्लूइड का जो इनटेक है वो लिमिट में या कम करना है पेशेंट को, क्योंकि जो लिक्विड है वो गैस्ट्रिक कंटेंट को रैपिड पास कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा फ्लूइड्स, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सिट इन अ हाई फॉलोअर्स पोजीशन ड्यूरिंग द मील, हाई फॉलोअर पोजीशन नहीं देनी है पेशेंट को। मील के बाद हमें मील देते वक्त हमें पेशेंट को सेमी फाइलर पोजीशन देनी है, और मील देने के बाद सुपाइन पोजीशन में लेटा देना है, जिससे कि जो मूवमेंट है रैपिड जो मूवमेंट है फूड का वो ना हो, उससे प्रिवेंट किया जा सके, दैट मीन्स डंपिंग सिंड्रोम से प्रिवेंट किया जा सके। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ दी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 15, मॉडर्न ट्रेंड इन नर्सिंग एजुकेशन एम्फेसाइज ऑन। जो नर्सिंग एजुकेशन का मॉडर्न ट्रेंड है वो क्या एम्फेसाइज करता है, इनमें से ऑप्शन में है लर्निंग बाय प्रैक्टिस, लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय एक्सपोजर, लर्निंग बाय थ्योरेटिकल। तो देखिए, लर्निंग बाय प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल करके लर्न करना, ये भी ट्रेंड था लेकिन ये मॉडर्न ट्रेंड नहीं है। लर्निंग बाय डूइंग, आजकल ये लर्निंग ट्रेंड है, कोई भी चीज़ है उसको करके हमें सीखना, दिस इज़ द लर्निंग ट्रेंड इन द नर्सिंग एजुकेशन। नेक्स्ट है लर्निंग बाय एक्सपोजर, ये भी नहीं है। लर्निंग बाय थ्योरेटिकल, ये भी यहाँ पर रॉन्ग आंसर है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यहाँ पर राइट आंसर है। ओके, थैंक यू सो मच। ये थे आज के कुछ MCQs जो कि आई होप आपको बहुत यूजफुल होंगे आने वाले एग्जाम्स के लिए। थैंक यू सो मच।